अस्सलाम वालेकुम। एंडोक्राइन सिस्टम में आज हमारा टॉपिक है पेंक्रियाज। आज हम लोग पेंक्रियाज को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि पेंक्रियाज क्या होता है और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर पेंक्रियाज किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहा होता है। अगर हम लोग पेंक्रियाज की लोकेशन की बात करें, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो ये हमारे पास पेंक्रियाज जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूनिक ग्लैंड होता है। इसको मैंने यूनिक ग्लैंड क्यों कहा, इसको मैं आपको डिटेल में थोड़ी देर बाद बताती हूँ कि क्यों कहा जाता है कि पेंक्रियाज जो है एक यूनिक ग्लैंड है। लोकेशन की बात करें कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो ये स्टमक के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, ये उसके साथ अटैच होता है। फिर से बता देती हूँ, स्टमक के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला वाला पार्ट होता है ड्यूडेनम, ये उसके साथ अटैच होता है। अगर आप डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास स्टमक है, स्टमक के नीचे और स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला वाला पार्ट ड्यूडेनम, ये उसके साथ अटैच होता है। ठीक है। अब हमारे पास जो पेंक्रियाज होता है, पेंक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड होता है, यानी कि ये ड्यूल नेचर का होता है। ड्यूल नेचर होने की वजह से ही कहा जाता है पेंक्रियाज जो है वो यूनिक ग्लैंड है बॉडी का। यूनिक ग्लैंड किस वजह से, क्योंकि ये ड्यूल फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, यानी कि ये दोनों तरह के एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है, उसके साथ साथ ये एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है। अगर आपको नहीं पता कि एक्सोक्राइन क्या होता है, एंडोक्राइन फंक्शन क्या होता है और किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको हम लोग हमारे ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर अटेंड नहीं किया तो उसका लिंक जो है आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके उसको देख लें। क्योंकि जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन एंडोक्राइन फंक्शन, तब तक आपके लिए इस पेंक्रियाज को समझना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम लोग एक्सोक्राइन फंक्शन की बात करें पेंक्रियाज की, तो एक्सोक्राइन जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है पेंक्रियाज, वो कर रहा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये क्या करता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंजाइम को, डाइजेस्टिव इंजाइम्स को प्रोड्यूस करवाता है और साथ ही उन्हें रिलीज़ करवाता है। और वो क्या करते हैं, वो फूड के डाइजेशन में अपना बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं। उसके अलावा क्या करता है, जो पेंक्रियाज होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट को भी रिलीज़ करवाता है। उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक हमारा जूस होता है जिसे पेंक्रियाटिक जूस कहा जाता है, उसको भी रिलीज़ करता है। और उसके अंदर इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव इंजाइम्स ही होते हैं जो कि फूड की डाइजेशन में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर हम लोग पेंक्रियाज की एंडोक्राइन फंक्शन की बात करें, तो एंडोक्राइन फंक्शन जो है वो डेफिनेटली कहाँ पर परफॉर्म करेगा, वो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर परफॉर्म करता है। और ये क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हार्मोन की सिंथेसिस करता है। दो तरह के हार्मोन की ये सिंथेसिस कर रहा होता है, एक होते हैं हमारे पास इंसुलिन और दूसरे होते हैं ग्लूकागोन। अब ये जो दोनों हार्मोन होते हैं इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये क्या करते हैं, ये ब्लड के अंदर जो शुगर की कंसंट्रेशन होती है, जो शुगर का लेवल होता है, उसको रेगुलेट करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। अगर कम हो जाएगा तब इन दोनों में से कोई एक हार्मोन रिलीज़ होगा, और अगर ज़्यादा हो जाएगा तब भी इन दोनों में से ही कोई एक हार्मोन जो है वो उसको रिलीज़ होगा और उसको मेंटेन करेगा ब्लड में शुगर के लेवल को। अब आगे जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे वो पेंक्रियाज का सिर्फ और सिर्फ कौन सा फंक्शन हम लोग देखेंगे, वो देखेंगे हम लोग एंडोक्राइन फंक्शन को। इस लेक्चर के अंदर हम लोग पेंक्रियाज के एक्सोक्राइन फंक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रही है, हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो चल रही है एंडोक्राइन सिस्टम के। जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम लोग पेंक्रियाज का एक्सोक्राइन फंक्शन को डिस्कस करेंगे। अब आगे हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन फंक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे। 1869 में एक जर्मन मेडिकल स्टूडेंट था पॉल लैंगरहैन। पॉल लैंगरहैन ने डिस्कवर किया था, बहुत ज़्यादा यूनिक डिस्कवरी इसने की थी। इसने डिस्कवर किया था कि जो पेंक्रियाज है होता है, पेंक्रियाज के अंदर क्लस्टर्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, यानी कि टिश्यूज़ का एक गुच्छा, एक क्लस्टर प्रेजेंट होता है। और फिर वो जो क्लस्टर थे, वो टिश्यू का जो क्लस्टर था उसको उसने नाम दिया था आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैन उसका अपना नाम था, लेकिन आइसलेट का क्या मतलब होता है, आइसलेट का मतलब होता है गुच्छा, यानी कि क्लस्टर। वो जो क्लस्टर पेंक्रियाज के अंदर प्रेजेंट होते थे उसको उन्होंने कहा आइसलेट का मतलब होता है गुच्छा, और उन गुच्छों का यानी कि उन क्लस्टर्स को ऑफ टिश्यूज़ को उसने कहा आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब ये जो है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये एक टिश्यू है। अब हमें पता है जो टिश्यूज़ होते हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, टिश्यूज़ जो होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। जब एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल्स जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं तो वो किसी एक ख़ास तरह का टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं।
अब इसी तरह के जो टिश्यूज़ होते हैं जो एक ख़ास तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो हमें पेंक्रियाज का जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, पेंक्रियाज का जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, उसके अंदर हमें देखने को मिला होता है। अगर हम लोग यहाँ पर जो नीचे वाली डायग्राम है, अगर आप इस डायग्राम को देखें, ये डायग्राम जो है ये पेंक्रियाज का सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करने वाले पोर्शन का यानी कि उस हिस्से का डायग्राम है। अब ये जो डायग्राम होती है इसके अंदर आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होते हैं। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस यानी कि क्या है, हमारे पास एक टिश्यू है। अब टिश्यू के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो कि खास तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। देखते हैं कि आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मैं दोबारा बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा जगह कन्फ्यूजन होती है, वो यही लिखा होता है कि आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है वो क्या है, हमारे पास सेल्स है। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स नहीं होते, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस टिश्यू होते हैं और इन टिश्यू के अंदर जो होते हैं वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला सेल होता है हमारे पास अल्फा सेल, दूसरा होता है बीटा सेल और तीसरा होता है डेल्टा सेल। एफ सेल भी होता है लेकिन एफ सेल का हमारे साथ काम नहीं है, तो इसलिए एफ सेल को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अगर हम लोग अल्फा सेल की बात करेंगे, अल्फा सेल क्या करते हैं, अल्फा सेल जो होते हैं खास तरह का हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे बोला जाता है ग्लूकागोन। अल्फा सेल्स का काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वो होता है ग्लूकागोन को रिलीज़ करना। अगर हम लोग बीटा सेल की बात करें, बीटा सेल्स क्या करते हैं, ये भी एक खास तरह का हार्मोन रिलीज़ करते हैं, इसे हार्मोन को कहा जाता है इंसुलिन। और डेल्टा सेल सबसे लास्ट में होते हैं डेल्टा सेल। डेल्टा सेल क्या करते हैं, एक और टाइप का हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसको कहा जाता है सोमैटोस्टैटिन। अब आप सोच रहे होंगे, जिन्होंने हाइपोथैलेमस वाला लेक्चर अटेंड किया होगा एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, जब हम लोगों ने हाइपोथैलेमस को डिस्कस किया था, तो स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सोमैटोस्टैटिन जो है वो तो हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सोमैटोस्टैटिन जो होता है वो हाइपोथैलेमस भी रिलीज़ करता है, लेकिन उसके साथ साथ सोमैटोस्टैटिन जो होता है वो पेंक्रियाज के अंदर आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस टिश्यू के जो डेल्टा सेल्स होते हैं वो भी रिलीज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पर इसका ये जो डेल्टा सेल रिलीज़ कर रहे होते हैं, इसका जो फंक्शन होता है वो टोटली डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू हाइपोथैलेमस जो सोमैटोस्टैटिन रिलीज़ करता है। हाइपोथैलेमस से जो सोमैटोस्टैटिन रिलीज़ होता है वो क्या करता है, वो तो ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ हार्मोन की वो होता है उसको इनहिबिट करता है, लेकिन यहाँ पर सोमैटोस्टैटिन जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट नहीं करता। यहाँ पर वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब ये जो इंसुलिन और ग्लूकागोन होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हार्मोन होते हैं। एंटागोनिस्टिक हार्मोन का मतलब ये होता है ये दोनों ऑपोजिट वर्क कर रहे होते हैं, और ये दोनों ऑपोजिट वर्क करके क्या करते हैं, ये ब्लड में जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होती है उसको रेगुलेट करते हैं। किस तरह से करते हैं, देखिए इंसुलिन है, इंसुलिन कब रिलीज़ होगा, इंसुलिन तब रिलीज़ होगा जब हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, वो उस ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम करेगा, यानी कि डिक्रीज़ कर देगा ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को। इस तरह से कह लें जैसे हमने खाना खाया है, खाना खाने के फ़ौरन बाद जो हमारे अंदर हार्मोन रिलीज़ होगा, जो पेंक्रियाज हार्मोन रिलीज़ करेगा, उसको बोला जाता है इंसुलिन। अब दूसरा है हमारे पास ग्लूकागोन। ग्लूकागोन तब रिलीज़ होगा जब हमें खाना खाए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, या ग्लूकागोन स्पेशली उन सिचुएशन में रिलीज़ हो रहा होता है जब हम फास्ट करते हैं, यानी कि रोज़ा रख रहे होते हैं। रोज़ा रखने में क्या होता है, जब हमें सहरी की है, सुबह 3-4 बजे सहरी की है, उसके बाद 11-12 बजे तक जो हमारा ग्लूकोज़ है वो बिल्कुल क्या हो गया, जो हमने सहरी की हुई थी, जो खाया पिया था, उसमें जो ग्लूकोज़ था वो पूरा के पूरा डाइजेस्ट हो गया, वो पूरा हो गया हमारा। तो उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जो होता है वो ग्लूकोज का, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा होता है, तो उस वक्त ग्लूकागोन रिलीज़ होता है, और ग्लूकागोन क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होता है उसको इंक्रीज़ कर देता है। तो इस तरह से ये दोनों क्या है, एक दूसरे के दोनों ऑपोजिट काम कर रहे होते हैं, और इसी को कहा जाता है कि ये क्या है, ये हमारे पास एक एंटागोनिस्टिक हार्मोन है, या एक एंटागोनिस्टिक इफ़ेक्ट है। एंटागोनिस्टिक का मतलब ये होता है ऑपोजिट, यानी कि एक दूसरे के मुखालिफ काम करने वाले। ग्लूकागोन क्या करेगा, वो इंक्रीज़ करेगा ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर, जबकि इंसुलिन क्या करता है, वो डिक्रीज़ करता है। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पेयर है हार्मोन्स का जो कि एंटागोनिस्टिक इफ़ेक्ट शो करते हैं, या एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स है, तो तब आपने याद रखना है कि वो कौन सा है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। अब कैसे करते हैं ये सब कुछ डिस्कस करते हैं सबको।
इंसुलिन इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन को जो रिलीज़ करने वाले सेल्स होते हैं वो होते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल। बीटा सेल इंसुलिन को रिलीज़ करेंगे। किस तरह से करेंगे और कब करेंगे? जब जैसे ही हम लोगों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या होता है, फ़ौरन से ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज़ का जो लेवल होता है, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो हाई हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, उस टाइम पर इंसुलिन रिलीज़ होता है और ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिक्रीजिंग द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज़ करता है, यानी कि कम करता है। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। ये इंसुलिन एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन इसको क्यों कहा? देखिए, अगर बायो के अंदर हम लोग टर्म्स को तोड़ लें ना, तो हमारे लिए समझना चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। हाइपो हाइपो का मतलब होता है कम करना। ग्लाइसी का वर्ड आया ग्लूकोज से, और इमिक इमिक रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसको? ब्लड को। तो हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन एक ऐसा हार्मोन जो क्या करता है, जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि इंसुलिन एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। किस तरह से करता है? इसके 3-4 मेथड है इंसुलिन के काम करने के। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए सबसे पहले क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ये सेल्स के पास जाता है और उन्हें कहता है, उन्हें इन्फॉर्मेशन देता है कि सेल के अंदर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई है, तो आप लोग क्या करो, आप लोग उसको अपटेक करना शुरू कर दो। तो इस तरह से ये सेलुलर अपटेक को इंक्रीज कर देता है। अब इंसुलिन जो है वो कौन कौन से सेल्स के पास जो है वो मैसेज लेकर जाता है? देखें, हर तरह के सेल के ऊपर इंसुलिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होते। मैंने आपको हमारे एक लेक्चर के अंदर, फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने हार्मोन्स के नेचर को डिस्कस किया था। 3 तरह की नेचर के हार्मोन होते हैं, उसमें से एक प्रोटीनेशियस नेचर के हार्मोन होते हैं और उसी के अंदर इंसुलिन भी आता है। क्योंकि इंसुलिन जो है वो एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है, तो इंसुलिन जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता, लिपिड बाय लेयर को क्रॉस नहीं कर पाता। इसलिए इंसुलिन जो है वो सेल के अंदर नहीं जाता, बल्कि इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल की सरफेस के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। अब सेल की सरफेस के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, तो ये किस तरह से अपना मैसेज अंदर पहुंचाएगा, इसको हम लोग सबको ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक जो है वो आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। अब इंसुलिन कौन कौन से सेल्स के पास मैसेज लेकर जाता है और किन किन सेल्स के ऊपर इंसुलिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके टारगेट सेल्स को डिस्कस करें कि इंसुलिन के टारगेट सेल्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला इसका जो टारगेट्स होता है वो होता है लिवर के हिपेटोसाइट सेल, यानी कि लिवर सेल। लिवर सेल्स की सरफेस के ऊपर इंसुलिन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करता है, इंसुलिन मैसेज लेकर जाता है हिपेटोसाइट के पास और उन्हें कहता है कि ब्लड में ग्लूकोज जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो आप इन्हें अपटेक करना शुरू कर दो। और लीवर सेल जो होते हैं वो उस ब्लड को लेने लग जाते हैं। अब लीवर सेल ने उस ग्लूकोज को अपने अंदर तो ले लिया, लेकिन लीवर क्या करेगा? इतना सारा ग्लूकोज उसने ब्लड में से तो ले लिया, ब्लड में से तो कम कर दिया, लेकिन अब क्या करेगा? लीवर क्या करता है, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है। एक्सेस ग्लूकोज को ब्लड से लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? ग्लाइकोजन के अंदर। और इस तरह से क्या करता है, ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्लूकोज से किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है? ग्लूकोज से फॉर्मेशन हो रही है ग्लाइकोजन की। तो जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होती है, उस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइको का वर्ड कहाँ से आया? ग्लाइको का वर्ड आया ग्लाइकोजन से, और जेनेसिस का वर्ड आया, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन करना, सिंथेसिस करना। तो यहाँ पर क्या हो रही है? यहाँ पर ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पर ग्लाइकोजेनेसिस हो रही है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इंसुलिन जो है वो ग्लाइकोजेनेसिस के प्रोसेस को क्या करता है? वो ग्लाइकोजेनेसिस के प्रोसेस को प्रमोट करता है। ठीक है, दूसरा जो टारगेट सेल होता है इंसुलिन का, जिसके ऊपर इंसुलिन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं फैट सेल्स, एडिपोस टिश्यू या एडिपोस सेल्स। अब फैट सेल्स के पास भी इंसुलिन जाता है और इंसुलिन कहता है कि
ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई हो गया, अब तुम इसे क्या करो, इसको अपटेक करना शुरू कर दो, इसको एब्जॉर्ब करने लग जाओ। तो फैट सेल्स भी क्या करते हैं, वो ग्लूकोज को लेते हैं। अब फैट सेल्स भी ग्लूकोज को लेंगे तो वो क्या करेंगे, वो करेंगे ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करेंगे। लीवर सेल्स भी ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करता है, फैट सेल्स भी ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करते हैं। और तीसरा टारगेट सेल जो होता है इंसुलिन का, जिसके ऊपर इंसुलिन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं स्केलेटल मसल्स। अब स्केलेटल मसल्स के पास भी इंसुलिन जो है वो मैसेज लेकर जाता है, और स्केलेटल मसल्स भी क्या करते हैं, ग्लूकोज को अपटेक करते हैं, ग्लूकोज ले लेते हैं ब्लड से और फिर इसको यूटिलाइज करते हैं, उसको उसको डिफरेंट कामों के लिए, डिफरेंट वर्किंग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। इसके इस तरह से क्या कर रहा होता है, इंसुलिन जो होता है वो ब्लड में से ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, इसलिए कहा जाता है कि ये एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। इसके अलावा इंसुलिन एक और काम करता है, इंसुलिन क्या करता है, इनहिबिट कर देता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, जब भी ग्लूकोज की जो फॉर्मेशन होती है वो दूसरे नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से, जैसे कि प्रोटीन और फैट से हो रही होती है, तो इंसुलिन उसको भी इनहिबिट कर देगा कि ना तो फैट से ग्लूकोज बने और ना ही प्रोटीन से ग्लूकोज बने। तो इंसुलिन उसको भी क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। इस तरह से ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करता है। अब बात करते हैं ग्लूकागोन। ग्लूकागोन हमने बात की थी कि ग्लूकागोन जो होता है वो बिल्कुल इंसुलिन का एंटागोनिस्टिक हार्मोन होता है, यानी कि इसका जो फंक्शन होता है वो बिल्कुल इंसुलिन के क्या होता है, ऑपोजिट होता है। ग्लूकागोन को जो सिक्रेट करते हैं, वो सिक्रेट करने वाले सेल्स होते हैं अल्फा सेल्स ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। और इसका क्या काम होता है, ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। इंसुलिन जो था वो डिक्रीज कर रहा था, ये इंक्रीज करता है ग्लूकोज के लेवल को। अब ग्लूकागोन रिलीज कब होगा, ग्लूकागोन रिलीज तब होगा जब हम लोग फास्टिंग करते हैं, यानी कि रोज़ा वगैरह रख रहे होते हैं, या फिर हमें खाना खाए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, हमने तकरीबन कोई 7-8 घंटे हो गए हैं या 10-12 घंटे हो गए हम लोगों ने खाना नहीं खाया, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त ग्लूकागोन जो होगा वो रिलीज़ होगा, क्योंकि उस टाइम तक हमारी बॉडी के जितना भी ग्लूकोज होता है वो सारे का सारा अपटेक हो चुका होता है। बाकी जितने भी हमारे लिवर सेल्स होते हैं, फैट सेल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं, वो उसको सारे के सारे जो ग्लूकोज का लेवल होता है, ग्लूकोज होते हैं, उसको एक्सेस अमाउंट में जो होता है वो उसको क्या करते हैं, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उस वक्त ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो डिक्रीज होने लग जाता है। तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त ग्लूकागोन रिलीज होगा और वो क्या करेगा, वो कुछ ऐसी चीज़ें करेगा जिससे हम दोबारा से ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। किस तरह से करते हैं, अब इस ये क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है ये क्या है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। एक ऐसा हार्मोन जो कि ग्लूकोज ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। किस तरह से करेगा, सबसे पहले ये क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ये सेल्स को रोक देता है कि वो जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज हैं या अमाइनो एसिड हैं उनकी अपटेक को, यानी कि उसको एब्जॉर्ब करने को रोक देता है, उसको डिक्रीज कर देता है। उसके अलावा ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस को। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो आपने समझना है कि यहाँ पर टर्म यूज़ हुई है लाइसिस। लाइसिस का क्या मतलब होता है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। किसकी ब्रेक डाउन, ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन। यहाँ पर जो था, यहाँ पर ग्लाइकोजेनेसिस हुआ था, यानी कि ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन हुई थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन हो रही है, यानी कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो रहा है। तो ग्लूकागोन प्रमोट करे ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन को, ग्लाइकोजेनोलाइसिस की। तो इस तरह से क्या होता है, ब्रेक डाउन होगी ग्लाइकोजन की। अब ब्रेक डाउन होगी ग्लाइकोजन की तो वो दोबारा से क्या होता है, वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, दोबारा से ग्लूकोज बनेगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा ये क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस को। ग्लूकोनियोजेनेसिस में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जब नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से, जैसे कि प्रोटीन और फैट्स से उसकी ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो उस वक्त टर्म यूज़ होती है ग्लूकोनियो ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है दूसरे नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से, वो
नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड कौन से होते हैं, वो होते हैं प्रोटीन और फैट्स। तो इस तरह से ग्लूकागोन जो होता है वो बिल्कुल इंसुलिन के ऑपोजिट काम कर रहा होता है। जो चीज़ इंसुलिन इनहिबिट कर रही है उसको ग्लूकागोन प्रमोट करता है, और जो ग्लूकागोन जिस चीज़ को प्रमोट करता है उसको इंसुलिन क्या करती है, इनहिबिट करती है। ये दोनों ऐसे हार्मोन हैं जो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, और दोनों का काम क्या है, दोनों का काम सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, और वो है रेगुलेट करना कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। डेल्टा सेल्स की बात करें कि डेल्टा सेल्स क्या करते हैं, डेल्टा सेल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं सोमैटोस्टेटिन हार्मोन को। याद रखिएगा यहाँ पर जो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, जो पेंक्रियास के डेल्टा सेल से रिलीज़ हो रहा होता है, उसका जो फंक्शन होता है वो टोटली डिफरेंट होता है हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होने वाले सोमैटोस्टेटिन हार्मोन से। हाइपोथैलेमस जो सोमैटोस्टेटिन को रिलीज़ कर रहा होता है वो क्या करता है, वो ग्रोथ हार्मोन को जो प्रोडक्शन होते हैं उसको इनहिबिट कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो डेल्टा सेल्स रिलीज़ करते हैं सोमैटोस्टेटिन को, ये क्या करता है, ये भी इनहिबिट करता है। लेकिन ये किसकी सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, ये सिक्रीशन को अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स की सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है। काम इसका भी इनहिबिट करना ही है, काम उसका भी हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले जो है सोमैटोस्टेटिन उसका काम भी इनहिबिट होता है। लेकिन यहाँ पर जो इफ़ेक्ट हो गया, यानी कि जो वो फंक्शन हो गया वो टोटली डिफरेंट हो गया। यहाँ पर क्या करेगा, अल्फ़ा सेल्स किसको रिलीज़ करते हैं, ग्लूकागोन को रिलीज़ करते हैं, और बीटा सेल्स क्या करते हैं, ये रिलीज़ करते हैं इंसुलिन को। तो यहाँ पर जो सोमैटोस्टेटिन रिलीज़ हो रहा होता है वो इंसुलिन और ग्लूकागोन की सिक्रेशन को क्या कर देता है, वो इनकी सिक्रेशन को इनहिबिट कर देता है। जब ज़रूरत नहीं है तो ये रिलीज़ होगा और दोनों की जो सिक्रेशन है उनको स्टॉप कर देगा। अब डिस्कस करते हैं डिसऑर्डर्स को, जो भी जब ओवर प्रोडक्शन हो जाती है इंसुलिन की और ग्लूकागोन की, इन दोनों की ओवर प्रोडक्शन से जो डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है बॉडी के अंदर, उसको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया देखिए यहाँ पर इस टर्म को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। याद रखिएगा इमिया का वर्ड जहाँ पर भी आएगा वो हमेशा रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसको, ब्लड को। ग्लाइसी का वर्ड कहाँ से आया, ये वर्ड आया है ग्लूकोज से। और हाइपर मीन बहुत ज़्यादा हो जाना, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जब एक बहुत ज़्यादा हद तक इंक्रीज कर जाता है तो उस वक्त जो कंडीशन होती है उसको कहा जाता है हाइपरग्लाइसीमिया। अब हाइपरग्लाइसीमिया के जो रीज़न होते हैं उसकी वजह क्या होती है, एक वजह तो ये होती है कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकागोन जो है वो एक हद से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकागोन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करता है। तो वो क्या करेगा, जब ग्लूकागोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा तो ज़ाहिर बात है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, अब नॉर्मली हाई हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर टर्म यूज़ हुई है एबनॉर्मली हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, या फिर इंसुलिन बन तो रही है, इंसुलिन हार्मोन बन तो रहा है लेकिन वो अपना माल फंक्शनिंग कर रहा है, यानी कि वो सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, तब भी हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन हो जाती है। जिसकी बहुत कॉमन एग्जांपल जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटिस है, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। दूसरा केस जो है हमारे पास वो है हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो का वर्ड आ गया, हाइपो का मतलब होता है कमी हो जाना। इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो एबनॉर्मली लो हो जाता है, यानी कि एबनॉर्मली डिक्रीज कर जाता है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल। और इसकी वजह क्या हो सकती है, इसकी वजह एक तो ये हो सकती है कि ओवर प्रोडक्शन हो रही है किसकी, इंसुलिन की। इंसुलिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है। अब इंसुलिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा तो वो क्या करेगा, वो जो अपने टारगेट सेल्स होते हैं हेपेटोसाइट्स, लिवर सेल्स, एडिपोज टिश्यू और इसके अलावा स्केलेटल मसल्स, उन्हें सिग्नल बार बार भेजेगा कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करो, आप अपटेक करो। अब जब वो सारे सेल्स जो हैं वो ब्लड में ग्लूकोज के, वो जो सारे सेल्स हैं वो क्या करेंगे, वो ग्लूकोज को अपटेक करने लग जाएंगे। तो इस तरह से ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल हो जाएगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस कंडीशन को बोला जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। अब ये जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है इसमें क्या होता है कि इसको ट्रीट करने के लिए फ़ौरन से कुछ मीठा खाना पड़ता है, कोई मीठी चीज़ लेनी पड़ती है, जैसे कोई जूस वगैरह हो गया या कोई भी
कैंडी वगैरह या कोई भी इस तरह की मीठी चीज़ लेनी पड़ती है ताकि जो ब्लड शुगर लेवल है फ़ौरन से नॉर्मल हो सके। हाइपरग्लाइसीमिया को ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो एबनॉर्मली इंक्रीज़ कर जाता है। वजह क्या हो सकती है? वजह हो सकती है कि डिफेक्ट इन इंसुलिन प्रोडक्शन, यानी कि इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो हो ही नहीं रही, या फिर ये हो सकता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है वो रिलीज़ नहीं हो रहा है, या फिर प्रोड्यूस भी हो रहा है, रिलीज़ भी हो रहा है, लेकिन जो टारगेट सेल्स हैं, टारगेट सेल्स जो हैं वो उसको इंसुलिन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। टारगेट सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ जाके इंसुलिन बाइंड ही नहीं करी, टारगेट सेल जो है वो रिस्पॉन्ड शो ही नहीं करे इंसुलिन का। तो इस वजह से क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है और एक कंडीशन हो जाती है जिसको बोला जाता है डायबिटीज़ मेलिटस। अब डायबिटीज़ मेलिटस जो होता है, नॉर्मली इसको कह दिया जाता है कि शुगर हो गई। ये शुगर जो होती है वो क्या होती है, डायबिटीज़ मेलिटस होती है। अब इसके दो केस होते हैं। डायबिटीज़ जो होती है वो दो तरह की होती है, टू टाइप्स की होती है। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज़ और दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज़। वन बाय वन इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं टाइप 1 को। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है? ऑटो इम्यून होता है खुद, और इम्यून यानी कि इसमें क्या होता है, खुद का जो इंसान का, पर्सन का जो इम्यून सिस्टम होता है वो अपने ही बीटा सेल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी वजह से ये क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अपना ही इम्यून सिस्टम जो होता है वो अपने ही पैंक्रियाज के जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स, उनके ऊपर अटैक करता है और उन्हें डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। अब जब बीटा सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो गए तो क्या होगा, इंसुलिन की प्रोडक्शन ही नहीं होगी, या अगर प्रोड्यूस हो भी रही होगी वो इतनी कम अमाउंट में होगी कि वो सफिशेंट नहीं होगी ब्लड में से ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज़ करने के लिए। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है, इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो एक ही तरह से किया जाता है। उसका ट्रीटमेंट जो होता है वो आर्टिफिशियली इंसुलिन जो है वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाई जाती है थ्रू इंजेक्शन। जब भी आप किसी को इंसुलिन के इंजेक्शन को लेते हुए देख लें तो आपने समझ जाना है कि ये कौन सी टाइप है। ये टाइप है टाइप 1 डायबिटीज़ की। टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें, टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है, टाइप 2 जो होती है ये मोर प्रिवेलेंट होती है एज़ कम्पेयर टू टाइप 1। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, बन रही है इंसुलिन, लेकिन जो बॉडी के टारगेट सेल्स होते हैं, टारगेट सेल्स कौन कौन से होते हैं पीछे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। लीवर होते हैं, एडिपोस टिश्यू होते हैं, और उसके अलावा क्या होते हैं, मसल सेल्स होते हैं, यानी कि स्केलेटल मसल्स होते हैं। वो इंसुलिन के टारगेट सेल्स होते हैं, उनके ऊपर इंसुलिन के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इंसुलिन या तो उनके साथ जाके बाइंड ही नहीं करी, और अगर बाइंडिंग हो भी रही है तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग नहीं है कि वो उन सेल्स को क्या कर सके, उन सेल्स को ट्रिगर कर सके, और सेल्स जो हैं वो अपने जो चैनल्स होते हैं, गेट होते हैं ग्लूकोज के लिए, वो उसको ओपन कर सके। तो जब गेट ओपन होंगे तो तभी क्या होगा, एक्चुअल में होता ये है कि रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हर सेल, मतलब ये जो टारगेट सेल्स होते हैं लीवर सेल्स के ऊपर, फैट सेल्स के ऊपर, उसके अलावा स्केलेटल मसल्स के ऊपर, इनके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही उन रिसेप्टर्स के साथ जाके इंसुलिन बाइंड करती है तो उसके साथ ही क्या होते हैं, इंसुलिन ग्लूकोज के लिए जो गेट होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और उस गेट के थ्रू ग्लूकोज जो होता है वो अंदर जाने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है। इंसुलिन या तो टारगेट सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उनके साथ जाके बाइंड नहीं करे, और अगर बाइंडिंग हो भी रही है तो इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग नहीं है कि वो ग्लूकोज को अपटेक करने के लिए अपने गेट्स को ओपन कर पाएँ। इसी वजह से लिखा हुआ है डोंट रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन करेक्टली। यहाँ पर जो टारगेट सेल्स होते हैं वो सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे होते, और ये ज़्यादातर किस लिए एसोसिएटेड होती है, ये हमारी अ, जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती है उनका बहुत कम होना होता है। उसके अलावा क्या होता है, ये उन लोगों में होती है जो ओवर वेट होते हैं, यानी कि जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, ये ओबेस पेपर पर्सन होते हैं, ये ओबेसिटी से रिलेटेड होती है, उससे एसोसिएटेड होती है। उसके अलावा जो लोग स्ट्रेस में, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं उनके अंदर भी टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि पुअर फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, किसी तरह की एक्सरसाइज नहीं कर रहे जो लोग, उनके अंदर भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। उसके साथ साथ ओल्ड एज जो होती है, एज फैक्टर भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है।
अब इसका जो ट्रीटमेंट होता है, इसका ट्रीटमेंट जो होता है बहुत आसान होता है। ज़्यादातर बस ये कि लाइफ़स्टाइल जो चॉइसेस होती हैं, उनको अगर ठीक कर लिया जाए तो उससे टाइप 2 का जो ट्रीटमेंट है उसको करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। टेकिंग लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो कम है। उसके अलावा प्रॉपरली एक्सरसाइज की जाए तो तब भी ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा। इसके साथ साथ ये सब चीज़ें जो होती हैं ये मैनेज कर सकती हैं, प्रिवेंट कर सकती हैं टाइप 2 डायबिटीज़ से। अब टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, मेडिकेशन भी होती है, यानी कि इसमें टैबलेट ली जाती हैं। अब आप देखिएगा, याद रखिएगा, जब भी आप किसी को इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हुए देखें तो आपने समझ जाना है इसको क्या है, इसको टाइप 1 डायबिटीज़ है। लेकिन जब कोई क्या कर रहा है, उसको शुगर है, उसको डायबिटीज़ है, लेकिन वो और डॉक्टर उसको रिकमेंड करें कि वो प्रॉपरली वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ को करे, एक्सरसाइज वगैरह करे, उसके अलावा टैबलेट वगैरह ले, तो उसको क्या होता है, उसको होती है टाइप 2 डायबिटीज़। अब यहाँ पर हम लोग 3 तरह के केस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग केस डिस्कस करेंगे हेल्दी और नॉर्मल केस को। इसमें क्या होता है, जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है तो पैंक्रियाज़ जो है वो क्या करेगा, इंसुलिन को प्रोड्यूस करेगा। इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है और प्रोड्यूस होने के बाद वो क्या करेगी, टारगेट सेल के पास जाएगी और टारगेट सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ जाके बाइंड करेगी और टारगेट सेल्स क्या करेंगे, ग्लूकोज को अपटेक करना शुरू कर देंगे, यानी कि ग्लूकोज को अपने अंदर ले जाना शुरू कर देंगे और ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है उस तरह से क्या होता है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही डिफ़ॉल्ट आ जाता है, यानी कि डिफेक्ट आ जाता है और हमारे पास कंडीशन हो जाती है डायबिटीज़ मेलिटस की, डायबिटीज़ मेलिटस में भी टाइप 1 हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, ख़ुद का जो इम्यून सिस्टम होता है बॉडी का, वो बीटा सेल्स के ऊपर अटैक कर देता है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है और पैंक्रियाज जो होता है वो फेल हो जाता है। वो इस काबिल नहीं रहता है कि वो इंसुलिन को प्रोड्यूस कर सके। अब जब इंसुलिन की प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो टारगेट सेल्स के पास कोई मैसेज ही नहीं जाएगा और टारगेट सेल जो है वो ग्लूकोज का कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि जब उन्हें मैसेज नहीं मिल रहा तो वो ग्लूकोज को अपटेक क्यों करें। तो ये कंडीशन हो जाती है। जबकि टाइप 2 के अंदर क्या होता है, टाइप 2 के अंदर पैंक्रियाज जो होता है वो नॉर्मली वर्क कर रहा होता है, वो इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहा होता है। लेकिन क्या होता है, टारगेट सेल जो होता है, टारगेट सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उन रिसेप्टर के साथ जाके इंसुलिन की बाइंडिंग नहीं होती है। जब इंसुलिन की बाइंडिंग ही नहीं होगी तो टारगेट सेल जो है वो अपना इफेक्ट शो नहीं करेंगे और वो ग्लूकोज को अपने अंदर, यानी कि ग्लूकोज की अपटेक नहीं करेंगे और इस तरह से क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो हाई ही रहता है, वो कम नहीं होता और ये बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे कि क्या होगा, नॉर्मली क्या होता है, किडनी जो होती है, नॉर्मली किडनी ब्लड को फिल्टर करती है और ग्लूकोज को वापस से रीअब्सॉर्ब कर लेती है। लेकिन जब डायबिटीज़ मेलिटस हो जाती है, यानी कि जब डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर हो जाती है ब्लड में, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन हो जाती है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो किडनी जो होती है वो उसको रीअब्सॉर्ब नहीं कर पा रही होती, इतने ज़्यादा ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को वापस से उसको नहीं भेज पा रही होती ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो क्या करती है किडनी, वो जो एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज होता है उसको यूरिन के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट कर देती है और इस कंडीशन को बोला जाता है ग्लाइकोयूरिया, यानी कि यूरिन के अंदर जो होता है वो ग्लूकोज रिलीज होने लग जाता है। अब ग्लूकोज जो है वो यूरिन के थ्रू जो है बॉडी से रिमूव हो रहा है, तो इससे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। बहुत सारे कार्डिनल साइंस जो होते हैं वो डायबिटीज़ मेलिटस की वजह से जनरेट हो जाते हैं, यानी कि ये 3 कार्डिनल साइंस होते हैं डायबिटीज़ मेलिटस में। सबसे पहले कंडीशन होती है जिसे बोला जाता है पॉली यूरिया। पॉली मीन मैनी और यूरिया मीन यूरिन। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में, लार्ज वॉल्यूम में यूरिन की प्रोडक्शन हो रही होती है। जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनमें उनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, क्योंकि हाई लेवल में, हाई अमाउंट में यूरिन प्रोड्यूस हो रहा होता है और उस यूरिन के थ्रू जो ग्लूकोज होता है वो बॉडी से रिमूव हो रहा होता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन होती है पॉलीडिप्सिया। पॉली मीन मैनी और डिप्सिया मीन एक्सेस थर्स्ट। अब जाहिर बात है, जब यूरिन हो रहा है, बार बार यूरिनेशन हो रही है, बार बार वॉशरूम आ रहा है, पॉलीयूरिया की कंडीशन हो गई है, तो उसमें क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है। जब पानी की कमी हो जाती है, यानी कि डिहाइड्रेशन होती है, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा इनके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है
और थर्ड कंडीशन जो होती है वो थर्ड कंडीशन होती है पॉलीफेगिया। पॉलीफेगिया मीन कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा हंगर मतलब एक्सेसिव हंगर हो जाती है, यानी कि इन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है। क्यों? क्योंकि जो बॉडी के जो बॉडी के सेल्स होते हैं उन्हें नॉर्मली वर्किंग करने के लिए या वैसे भी उन्हें क्या होता है, उन्हें ग्लूकोज नहीं मिल रहा होता। जब ग्लूकोज नहीं मिल रहा होता तो ज़ाहिर बात है उन्होंने क्या करना है, एक उन्हें भूख लग रही होती है, बार बार उन्हें का कुछ ना कुछ खाने को दिल कर रहा होता है, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होता। वो खा तो लेंगे, खाना खा तो लेंगे, लेकिन फिर भी टारगेट सेल्स जैसे मसल सेल्स हो गए, लिवर सेल्स हो गए, उनके पास जो है वो उनके पास ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा होता। ऐसे लोग खाते बहुत हैं, मतलब इन्हें बहुत भूख लग रही होती है, कुछ ना कुछ इनका मीठा खाने को दिल कर रहा होता है, ये खाते भी हैं, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होता। फ़ायदा वही होगा, मतलब वही चीज़ें होती हैं कि बार बार पॉलीयूरिया हो जाएगा, वॉशरूम जाना पड़ जाएगा, फिर से डिहाइड्रेशन हो जाएगी और बार बार भूख लगेंगी। लेकिन लेकिन जो टारगेट सेल्स होते हैं, टारगेट सेल्स तक ग्लूकोज नहीं मिल पाता और उससे प्रॉब्लम जनरेट हो जाती हैं।